बहुत सारे धक्के भी मिलेंगे, हर तरीके के क्लाइंट मिलेंगे। जो मैं मेकअप करती थी, जो प्रोफेशनलिज्म था अंदर, अब वो कैसे होगा? रिजल्ट तभी अच्छे आएंगे जब आप इंटरनली स्ट्रांग होगे और मेंटली भी। अच्छा मैम, इस इंडस्ट्री में आने का मतलब माइंड में आया कैसे? बेसिक प्रोडक्ट से आपको काम नहीं आ रहा है तो आप कैसे लग्जरी या प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट से काम कर सकते हो? मुझे नहीं लगता। जब आपके पास कोई बिगनर आता है तो आप उसको सबसे पहले मेकअप में कैसे करते हैं? आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करना पड़ेगा। इसको सीखने में कंसिस्टेंसी मैटर करती है। बहुत ज़्यादा। आप जो बेसिक है एटलीस्ट वर्क तो अपलोड करो, अपना टैलेंट तो दिखाओ सबको। अच्छे आर्टिस्टों को एक साल लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टॉक विद सैन पॉडकास्ट। आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हल्द्वानी की वेल नोइंग मेकअप आर्टिस्ट। इस इंडस्ट्री में जाने के लिए तो सब रेडी हो जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की मेहनत और डेडिकेशन को कोई नहीं समझता है। आज हम इनसे जानेंगे कि इस इंडस्ट्री में आने के लिए कितनी मेहनत और कितनी डेडिकेशन लगता है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हल्द्वानी के वेल नोइंग मेकअप आर्टिस्ट सोनिया पांडे जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका TW। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, थैंक यू सो मच। मैम, आपने अपना इतना कीमती वक्त TWS पर आने के लिए दिया, इसके लिए थैंक्सफुल तो हम हैं ही, लेकिन आज हम इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और आपका क्या स्ट्रगल रहा है इतने सालों का और किस तरीके से आप मेकअप आर्टिस्ट बनी। ये सब आप यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे हमारे क्वेश्चन के थ्रू। जरूर। मैम, इस इंडस्ट्री में जब लोग आते हैं तो क्या सोच के आते हैं? उन्हें लगता है कि बिल्कुल हमने कोर्स कर लिया और हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे, अच्छा। बहुत जल्दी फेमस हो जाएंगे और जितना हमने कोर्स में पैसा लगाया उससे 4 गुना 1-2 बुकिंग्स में हमें मिल जाएगा, जो कि सच्चाई नहीं है। उसके पीछे बहुत सारा हार्डवर्क है और सिर्फ हार्डवर्क ही नहीं, बहुत स्ट्रगल भी है। आपको बहुत सारे धक्के भी मिलेंगे, हर तरीके के क्लाइंट मिलेंगे। अगर आप एक ही सिटी के अंदर हो तो ठीक है, अदरवाइज आप एक फ्रीलांसर की तरह काम करते हो तो आपको यहाँ वहाँ भागदौड़ भी करनी पड़ेगी। तो एक थाली में परोसा हुआ तो कुछ नहीं मिलने वाला है। अच्छा। सब मेहनत करनी पड़ेगी। मैम, हम अपने क्लाइंट को या अपने गेस्ट को जब लेके आते हैं तो उनसे उनकी शुरुआती स्ट्रगल के बारे में पूछते हैं। तो मैम, आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा स्ट्रगल रहा है, अगर आप वो शेयर करना चाहें तो? सच कहूँ शुरुआत में तो उतना नहीं था क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत मेहनती थी, क्योंकि मेरे डैड आर्मी से रिटायर्ड हैं और 2020 में ही वो रिटायर हुए हैं। उससे पहले मैं बचपन में पैदा भी कैंट में ही हुई हूँ और पूरी लाइफ हमने वैसे ही निकाली। तो हमने मेहनत सीखी है, मतलब हमने ऑब्वियसली बाहर की लाइफ नहीं देखी, सिविल लाइफ नहीं देखी, लेकिन कैंट के अंदर भी बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ होती है ना। कि आप आपस में भाई बहन रह रहे हो, न्यूक्लियर फैमिली है, आप बड़े बड़ी फैमिलीज में नहीं हो गाँव की तरह। लेकिन उतने छोटे बचपन में भी ना अपने काम खुद से करना, खुद से सबसे दोस्ती बना के रखना, सबसे मिलजुल के रहना। और जैसे समर वेकेशन या विंटर वेकेशन होता था तो हम अपने गांव आते थे, खटीमा, जो कि ऊधम सिंह नगर में पड़ता है, उत्तराखंड के अंदर ही जी। तो वो भी बहुत अच्छा रहा जर्नी। अब बात करते हैं अगर मेहनत की गए तो बहुत ज्यादा नहीं हुई, लेकिन असली स्ट्रगल हुआ जब मैं ऑलरेडी मेकअप आर्टिस्ट थी। लास्ट 3 इयर्स जब मैं मुंबई में थी, उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई और मेरा बेबी हुआ, तो उस समय पे जो मतलब टाइम ड्यूरेशन रहा है बहुत स्ट्रगल वाला रहा है, क्योंकि मैंने कभी बच्चे नहीं देखे थे। और वो फेस नहीं जब देखा। खुद का बेबी हुआ और उसको संभालना कैसे, और यार अब मेरा करियर का क्या होगा? जो मैं मेकअप करती थी, जो प्रोफेशनलिज्म था अंदर, अब वो कैसे होगा? तो मुझे मेरा माइंड बहुत डाइवर्ट करता था कि मैं क्या करूं, बेबी को संभालूं या अपना वर्क स्टार्ट करूं। तो बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारा पेन भी था, डिप्रेशन भी था, स्ट्रेस भी था। बट होता है कि फैमिली का सपोर्ट मिल जाए या आपको कोई मोटिवेट करने वाला मिल जाए। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, गौरव, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो उनकी वजह से इवन आज मेरा बेबी अब जून में ही 23 जून को 3 इयर्स का हो जाएगा। और ट्रस्ट मी, मैं बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ। बीच में थोड़ा सा हुआ मेरे लिए कि स्ट्रगल बहुत ज्यादा था कि कहाँ को भागूं, क्या करूं, ऊपर से इतनी डिफरेंट सिटीज है, क्योंकि बिल्कुल आइडिया नहीं है। आई एम जस्ट 28 इयर्स ओल्ड। तो 25 में मेरा बेबी हुआ। तो आप समझ रहे हो, अभी तो लोग शादी भी नहीं कर रहे हैं उस एज में, लोग सोच रहे हैं, लोग अपना करियर चूज कर रहे हैं। बट मैंने एक लाइफ ऐसी चूज की थी, शुरुआत से डिसाइड था कि मेहनत तो करनी है, जब काम करना ही है, मेहनत करना ही है और शादी तो करनी ही है लास्ट में, तो पहले ही क्यों ना कर ले। एक अच्छा पार्टनर मिल जाए और आप जितनी मेहनत करना चाहते हो फिर करते रहो और आपको वो सपोर्ट करे,
एक ऐसी फैमिली मिल जाए, जैसे मेरे इन लॉज हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव। मैं इसलिए नहीं कहूंगी कि मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स हैं, बट दे आर एक्चुअली वेरी सपोर्टिव कि इवन मैं आपके पॉडकास्ट में आ पाई हूँ, वरना लोग सोचते रह जाते हैं टाइम कैसे निकाले, मेरे बच्चे की कौन थोड़ा सा देख लेगा थोड़ी देर घंटों के लिए। या मैं अभी ऑफ सीजन के टाइम में भी अपने स्टूडेंट्स को क्लासेस दे रही हूँ। बहुत बड़ी बात है, 3 से 4 घंटा आप निकाल पा रहे हो इतने छोटे बच्चे के साथ, जहाँ पे आपको सब कुछ चीजें मैनेज करनी है। तो सबसे बड़ा स्ट्रगल वही है, और रिजल्ट तभी अच्छे आएंगे जब आप इंटरनली स्ट्रांग होगे और मेंटली भी। अच्छा मैम, बचपन में होता है कि हम डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, आपके मन में बचपन से ही था कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, या उस टाइम कुछ और ड्रीम था? नहीं, ऐसा नहीं था एक्चुअली। बचपन से ना मुझे एक बहुत क्रेज था, अभी भी है, बट अभी कुछ चीजों के कंडीशंस की वजह से हम रुक जाते हैं लाइफ में, कि मुझे टीवी में आने का बहुत शौक था। अच्छा, तो आज आप कि टीवी पे आ गए। मैंने यूट्यूब चैनल भी इसलिए बनाया, और मेरे अराउंड हम्म, 3000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, और मैं बहुत अच्छा कर रही थी जब मैं वेरी गुड। मुंबई में थी। ब्लॉगिंग करती थी, और मैं अपना बिजनेस, मतलब जो भी फ्रीलांसिंग मेकअप का मेरा वर्क था वो भी कर रही थी। तो बट हुआ क्या, बचपन में सोचा तो बहुत था कि मैं टीवी में आऊंगी, या मेरे डैड सोचते थे कि मैं बहुत अच्छा करूं, मैं भी टीवी में आऊं, मैं कुछ बन के दिखाऊं। बस 1-2 बार तो मैंने बोल दिया मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन जब एक्चुअल में 11th क्लास में आई और कुछ सब्जेक्ट चूज करने की बारी आई, तो मुझे ऐसा लगा थोड़ा तो टफ है। बट मैं कॉमर्स से पास आउट हूँ, और मेरे सब्जेक्ट्स जो थे वो अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स थे, और इकोनॉमिक्स की मैं टॉपर रह चुकी हूँ। तो उसके बाद मैंने बीकॉम किया। तो तब तक मुझे एक क्लैरिटी हुई कि मुझे बोलना बहुत पसंद है, मुझे लोगों को एजुकेट करने का बहुत शौक है, या अपनी नॉलेज शेयर करने का। तो जब मैं खुद ग्रेजुएशन कर रही थी, तो मैंने ट्यूशंस तो पढ़ाए, साथ में एक प्राइवेट स्कूल में भी एज अ टीचर वर्क किया, और अराउंड 3-3.5 साल मैंने टीचिंग की। और बीकॉम के साथ साथ मैंने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी किया, 2 साल का डिप्लोमा, कैंट से ही। और उस समय पे मैं ग्वालियर में थी, मेरे डैड वहाँ पोस्टेड थे। तो वो जर्नी भी बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन इन सबके दौरान भी, बीच में भी, मैं हमेशा ना थोड़ा स्टाइलिश रहती थी। अच्छा, और मतलब मैं मेकअप स्कूल की टाइम में तरफ भी, ज्यादा था। स्कूल टाइम में भी मैं आईलाइनर लगाती थी, क्योंकि मेरी टीचर कंप्लेन करती थी मेरे पेरेंट्स को, जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आते थे, कि इसको बोलो लाइनर नहीं लगाया, अलाउड नहीं है। या कितनी भी 2 चोटी हो, थोड़ा सा मुझे पसंद था कि मेरा हेयर कट यहाँ से वो शॉर्ट थोड़ा, मतलब मेकअप का मैं शुरू से ही था। मैं अच्छे से मतलब बनी रहूं, मेरे को बहुत शौक था कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं। उन्हें होता है, बच्चों को कुछ होता है कि ठीक है पेरेंट्स ने लिया और आप वेयर कर रहे हो, बट कुछ बच्चों को होता है यार मुझे यही चीज पसंद है, मैं ये पहनूं। तो मैं उस तरीके से थी। थोड़ा हील्स पहनना मुझे पसंद था। अच्छा, स्कूल टाइम में भी? नहीं, स्कूल में तो नहीं, कॉलेज के टाइम पे। कॉलेज के टाइम पे एक्चुअल में मैंने बहुत एक्सप्लोर किया है, क्योंकि दूसरा स्टेट था, दूसरी सिटी थी, बहुत सारे अलग अलग स्टेट के वहां पे बच्चे पढ़ने आए थे, फ्रेंड्स थे मेरे बीकॉम के टाइम पे। और मैंने अपने आप को 200% यूटिलाइज किया है, क्योंकि मैं एक साथ 3-3 काम कर रही थी। मैं कॉलेज भी जाती थी, सेमिनार्स भी अटेंड करती थी, और साथ में मैं टीचिंग भी कर रही थी, मैं ट्यूशंस भी देती थी। नॉट बिकॉज कि मैं फाइनेंशियली बैकग्राउंड से कुछ वीक थी या नहीं, मुझे क्रेज था बस। और मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे कि अरे इतना मत भाग दौड़ करो, बीमार हो जाओगे, इतना मत करो, आराम से रेस्ट करो, कभी कभी चलता है। बट नहीं, मुझे हमेशा से मेहनत करना बहुत पसंद था। और इसी के ड्यूरेशन में डिफरेंट आउटफिट्स में पहनती थी, या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ एक्सप्लोर करने, तो एक होता था कि यार सोनिया तू बहुत ब्यूटीफुल है, फ्रेंड्स बोलते हैं ना, मोटिवेट करते हैं। तो और धीरे धीरे जब मैं कभी किसी मॉल में जा रही हूँ या किसी सेमिनार में जा रही हूँ, तो वहां पे भी ना मेकअप से रिलेटेड डिस्कशंस होते थे, या क्लासेस होती। अब तो बहुत कम हो गया है मॉल में कोई सेमिनार होना, VLCC का या लैक्मे का, अब बहुत कम हो गया। उस समय में मैं इंटरेस्ट लेती थी, एक बेसिक सा रजिस्ट्रेशन फीस होता था, और मैं जाती थी और अटेंड करती थी। अच्छा मैम, इस इंडस्ट्री में आने का मतलब माइंड में आया कैसे कि मतलब मुझे मेकअप आर्टिस्ट ही बनना? ये तो आपने स्टार्टिंग में बताया कि मुझे पसंद था, लेकिन एक होता है ना कि इसको करियर चूज करना, वो कैसे हुआ? एक्चुअली हुआ क्या, मेरे शादी के टाइम पे 2019 में नवंबर 22 को मेरी शादी हुई है। तो उस टाइम पे मैंने मेकअप आर्टिस्ट तो बुक किया था अपने मेन इवेंट्स के लिए, बट मेरे बहुत सारे इवेंट थे, तो कुछ इवेंट्स में मैं खुद रेडी हुई। मैंने डिसाइड किया कि मैं एक्चुअल में बहुत अच्छी वैनिटी कैरी करती हूँ अपने साथ, और मैं कर सकती हूँ। तो मेरे मेरे जो पेरेंट्स की साइड से संगीत था, मैं उसमें भी खुद रेडी हुई थी, और जो मेरे शादी के बाद संगीत के बाद जो रिसेप्शन होता है उसमें भी रेडी हुई थी। मेनली मैंने अपने ब्राइडल के लिए और संगीत जो आफ्टर पोस्ट संगीत होता है उसके लिए आर्टिस्ट बुक की थी। बट बाकी के इवेंट्स में मैं खुद रेडी हुई, और ट्रस्ट में मैं आई वाज लुकिंग वेरी प्रिटी। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करके चेक आउट कर सकते आप भी प्रिटी लग रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे स्टूडियो में हमारे बहुत ग्लो आ गया। थैंक यू सो मच। तो उस समय पे जब मैं रेडी हुई, तो मेरे हस्बैंड को भी रियलाइज हुआ कि मैं बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ। वो, मैं आपको पहले ही बता चुकी, बहुत सपोर्टिव है वो। नॉट इवन कि मैं बस बिजनेस करूँ या इसी इंडस्ट्री में आगे बढ़ूँ, हर चीज में वो बोलते हैं आपको जो करना है करो। फुल सपोर्ट है मेरे इन लॉज की तरफ से। इवन
बहुत बड़ी बात है, हस्बैंड तो हर किसी के कर लेंगे, बट इन लॉज आज नहीं के बता। टाइम पे अच्छे मिलना बहुत टफ है, हम्म, तो वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। हम्म, तो उस समय पे डिसाइड किया, मेरे हस्बैंड ने ही मुझे कोर्स कराया, एक दुबई बेस्ड मेकअप आर्टिस्ट है उनसे, अच्छा। और उसके बाद ही मेरी 2020-21 में जर्नी मुंबई में स्टार्ट हुई। मेरे हस्बैंड वहाँ पे वर्किंग थे, तो वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। बहुत स्ट्रगल था एक बिगनर के लिए, हम्म, एकदम से इतनी बड़ी सिटी में जाना, हम्म। आप किसी को जानते नहीं हो, फर्स्ट टाइम गए हो। मैं बाकी स्टेट्स में रही हूँ, सिटीज में रही अच्छा, हूँ, आपने मगर दुबई से किया है इसको? नहीं, दुबई बेस्ड थी वो अच्छा, आर्टिस्ट, दुबई इंडिया में बेस्ड। थी। तो उसके बाद जब मुंबई गई तो रियल स्ट्रगल वहां शुरू हुआ कि अब क्लाइंट कैसे मिलेंगे, किस पे प्रैक्टिस करूं। हल्द्वानी सीख में तो जब लिया है। थी या आसपास से रिलेटिव्स थे तो कर लिया, कोविड का भी टाइम था, तो कैसे करें। तो उसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं। अच्छा, वो अगला सवाल वही है मैम, कि जब स्टार्ट किया था तो असली स्ट्रगल क्या था उस टाइम पे? मतलब कैसे आपने कहा कि मैं क्लाइंट ढूंढना, लेकिन चलिए क्लाइंट मिलने भी लगे, फिर ये कहानी आगे हल्के हल्के स्टार्ट कैसे हुई और आज इतने बड़े पैमाने पे आप आर्टिस्ट हैं? एक्चुअली हुआ क्या, जब मैं नई नई मुंबई गई तो वहां पे पहले तो मुझे समझा नहीं कि मैं किससे फ्रेंडशिप करूं, कौन है यहाँ पे। गर्ल्स हस्बैंड तो ऑफिस जाते थे, कभी कभार छुट्टी हुई उनकी महीने में, तो कैसे होगा। तो हुआ क्या, जब मैं ऐसे रैंडम शॉपिंग करने जा रही हूँ या सब्जी लेने जा रहे हैं, फ्रूट्स लेने जा रहे हैं, या हमारी जो सोसाइटी वहाँ पे मैं वॉक कर रही हूँ, तो होता है ना कि कुछ गर्ल्स या लेडीज वॉक कर रहे होते हैं, स्माइल पास करते हैं, या हम किसी टेलर के पास गए हैं कपड़े सिलवाने के लिए, तो वहां पे भी फ्रेंडशिप हो गई। फिर मैंने धीरे धीरे गर्ल्स को अप्रोच किया, या मेरी कोई जिम में फ्रेंड थी कि क्या पॉसिबल हो, आप फ्री हो, मुझे आधा एक घंटा दे सकते हो, मैं आपके ऊपर लुक क्रिएट करना चाहती हूँ। फिर मैंने ऐसे 2-3 लोगों के लुक्स डिफरेंट क्रिएट किए, फिर फ्रेंडशिप होने लगी आसपास। कुछ लोगों ने जब देखा सामने से कि मेरी वैनिटी में प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, तो उन्होंने अपने रिलेटिव्स में, नोन्स में बताया, और कुछ मुझे बुकिंग्स धीरे धीरे मिलने लगी। फिर मुझे एक फर्स्ट बुकिंग आई, वो नवी मुंबई से ही थी, और आज भी मैं उनको थैंक यू बोलूंगी, उन्होंने मुझे चूज किया अपने इतने बड़े इवेंट के लिए। उनका मैंने मेकअप किया था, उनके 3 से 4 इवेंट्स थे, और वो मेरी फर्स्ट ब्राइड थी ऑफिशियल। खुद का तो मैं करती रहती थी। तो उस समय पे जो अमाउंट मिला, फिर उससे धीरे धीरे मैंने अपनी वैनिटी बनाना स्टार्ट किया। तो वो भी एक जर्नी है। अच्छा, मैम उस समय में अपने आप को मोटिवेट कैसे रखती थी? मतलब जब लगता था कि क्लाइंट नहीं मिलेंगे या मैं इतना करके आ चुकी हूँ, अब मैं किस पे प्रैक्टिस करूँ, तो उस समय आपको मोटिवेट कौन करता था? मैं खुद का ही मेकअप करती थी। अच्छा, अपना शीशे में देख के हाँ, अपना। मेरे हस्बैंड जैसे गए ऑफिस तो मैंने व्लॉग्स भी बनाए अपने यूट्यूब पे। तो मैं फ्री टाइम पे मेकअप करना स्टार्ट कर देती थी, और उस समय पे ना ट्रेंड भी चल रहा था रील्स बनाने का नया नया, तो मैं भी छोटी मोटी रील्स बनाती थी और डिफरेंट लुक्स क्रिएट करके अपनी फोटो ही अपने पेज में अपलोड करती थी, और वीडियोस भी बनाती थी। तो लोग पसंद करने लगे कि वाह अच्छा कर रहे हो मेकअप, और ऐसे ही फिर जर्नी आगे बढ़ी। आगे बढ़ती रही। मैम कोई इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, ठीक है, बिगिनर है, अभी स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए आपके पास 3 टिप्स क्या होंगी? जस्ट स्टार्ट ही कर रहा है वो। पहला तो ये कि आप स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले तो एक अच्छी नॉलेज लो आप। इसलिए नहीं कि आप किसी के पास रैंडमली चले गए, वो एक बड़ी एकेडमी है, वहां बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वहां वो आपके बेनिफिट के लिए आपको एडमिशन दे रहे हैं या आपको आने दे रहे हैं। उसके पीछे प्रॉफिट अर्निंग भी हो सकता है। देखो, प्रॉफिट करने तो हर कोई बैठा है, लेकिन उनका स्कोप ये भी होना चाहिए कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप बढ़ सकते हो, आपको मोटिवेट करे। सिर्फ रट्टू तोता की तरह सिखा रहे हैं वो जरूरी नहीं है। सेकेंड थिंग, आपने जैसी कोर्स किया, आप उम्मीद मत करो कि बिल्कुल सब कुछ अब पैसा कमाना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। लोग इतने लाखों की डिग्री करते हैं, चाहे वो बीटेक हो, चाहे कुछ इंटर्नशिप भी करने का एक मौका मिलता है उनको, ताकि वो प्रैक्टिस कर सके, एक्सपीरियंस कर सके कैसा है, सब चीजें कैसे वर्कआउट होने वाली है आगे। तो ये बहुत जरूरी है, आप पहले प्रैक्टिस करो, और ये मत सोचो कोई सामने से सैलरी देगा या अमाउंट देगा तो एकदम से आप काम करने लगोगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, कि कोर्स किया नहीं और 50,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की सीधा प्रोडक्ट खरीद लेते हैं कि बस अब मैं आर्टिस्ट बन गई हूँ। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, वो वेस्ट ऑफ मनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, एक बेसिक प्रोडक्ट से आपको काम नहीं आ रहा है, तो आप कैसे एक लग्जरी या प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट से काम कर सकते हो, मुझे नहीं लगता। अच्छा मैम, आपको हमने देखा है आपने आर्टिस्ट मतलब मेकअप को तैयार करना भी स्टार्ट कर दिया, लोगों को बुला-बुला के सिखा भी रही हैं आप उस चीज़ को। तो जब आपके पास कोई बिगिनर आता है तो आप उसको सबसे पहले मेकअप में क्या सिखाती हैं? बेसिकली जब भी कोई स्टार्टिंग में आता है ना, मैं उन्हें बोलना सिखाती हूँ अच्छा। कि पहले आप हाँ, बोलना बोलिए। सीखो। क्योंकि जब भी कोई आता है स्टूडेंट, वो बैठ जाता है, वो डरता है, अरे ये तो मैम है, अभी क्या सीखने को मिलेगा। तो उनका 1-2 दिन तो मैं उनको एडजस्ट कराती हूँ। एक फ्रेंडशिप होनी चाहिए, एक जोन होना चाहिए कि वो कंफर्टेबली आपसे बोल पा रहे हैं, उनको और अपनी समझ नहीं आ रहा मिस्टेक है। भी बता पाएँ। अभी क्या होता है ना, बहुत सारे एकेडमी में तो बच्चे चले जाते हैं,
वहाँ पे 15, 20, 25 लोग सीख रहे हैं, वो बैठे रहते हैं बिल्कुल कि कहीं कोई मुझे जज तो नहीं करेगा कि यार मैं क्या क्वेश्चन पूछ रही हूँ या पूछ रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर मेरा कोई भी स्टूडेंट आ रहा है, कोई भी कोर्स कर रहा है, वो पहले मुंह खोले और बोलना स्टार्ट करे, क्योंकि आपको बोलना नहीं आएगा तो आगे बिजनेस आप कर ही नहीं सकते हो। मैम बिगिनर्स इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं सीखते समय? सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि जब आप सीखने आए हो हम्म, तो आप फोकस्ड नहीं हो। आप इंस्टाग्राम की बहुत रील्स देख रहे हो, हम्म, आप यूट्यूब की रील्स बहुत देख रहे हो, और सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं, अभी जो बहुत चल रहा है, इवन मेरे साथ भी होता है कि आपके पास कोई भी फोन है, आप जो डिस्कशन कर रहे हो ना उसी की वीडियोस आने लगेंगी सामने, हम्म, तो लोग खो जाते हैं। जो क्लास में हो रहा है उसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं घर जाके। हम्म, वो बस क्लास में आए, बस सीखा, घर चले गए, नेक्स्ट डे आए, बस वही रूटीन, तो उससे नहीं होगा। अच्छा मैम इसको सीखने में कंसिस्टेंसी मैटर करती है? बहुत ज्यादा। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए किस तरीके से है वो? जैसे आपने कोर्स तो कर लिया, हम्म, अब आप या तो सिर्फ बैठ जाओगे हम्म, कि आपको क्लाइंट्स मिलने वाले हैं, हम्म, जो कि होगा नहीं, या तो दूसरा आप ये सोचो कि सामने से कोई इंसान आपको अप्रोच करेगा कि आ जाओ मेरे वहां जॉब कर लो, या आप सैलरी ले लो और काम कर लो, जो कि पॉसिबल नहीं। आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करना पड़ेगा, कोलैबोरेशंस करने पड़ेंगे। अब आप रील और या उन चीजों को फॉलो करोगे तो नहीं हो पाएगा। हम्म, कुछ चीजें प्रैक्टिकली सोचनी पड़ेंगी कि यार प्रैक्टिस तो चलते रहे, तो किसी भी फ्रेंड को पकड़ लो अपने, या उसको फैमिली बताए। मेट, बस फैमिली पर्सन, किसी भी फ्रेंड, कजन, स्कूल मेट, कॉलेज मेट, या जो आपके कोर्स में आपकी फ्रेंड बनी थी उस पर प्रैक्टिस करो, डिफरेंट लुक्स क्रिएट करो। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि हाई फाई फोन हो, आईफोन, या फिर आपके पास कैमरा। आप जो बेसिक है एटलीस्ट वर्क तो अपलोड करो, अपना टैलेंट तो दिखाओ सब। जो सीखा है वो शुरू तो करो। वो शुरू तो करो। लोग करना ही नहीं चाहते, लोग बिल्कुल पैसा कमाना चाहते हैं। डायरेक्ट। मैं कल ही मेरे वहां पे एक डेमो देने आई लड़की, हम्म, मैं नाम रिवील नहीं करूंगी या उन्होंने कहाँ से सीखा, हम्म, उनको जीरो काम आता था और वो जॉब के लिए आए थे मेरे वहाँ। अच्छा। मैंने बस एक छोटा सा डेमो लिया और उनके बात करने के तरीके से पता चल गया कि उन्होंने जीरो सीखा है। वो बस गए हैं रोज एकेडमी हम्म, और वो घर आए हैं, सीखा कुछ नहीं, और लाखों की फीस दे दी। हम्म, तो वो वेस्ट ऑफ मनी है। थोड़ा सा जस्ट 2 महीने पहले कोर्स किया और आप आ गए जॉब में, तो पॉसिबल नहीं है। अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को 1-1 साल लगता है, हम्म। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है। अच्छा मैम आजकल इंस्टाग्राम और इसका शॉर्ट्स का बहुत ज़माना चल रहा है। हम्म। तो उस पे जो हमें मेकअप मेकअप दिखता है ये सारी चीज़ें और लोग इसको देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि मतलब उनकी वो उसमें फ़ील्ड होती भी नहीं है लेकिन देखने के बाद भी वो सोचते हैं कि हम नहीं मेकअप आर्टिस्ट करेंगे, ये तो इतना पैसा कमा रहे हैं और ये। उनके बारे में क्या बट राय है? ना मैं आपको बता दूं कि पूरी सच्चाई नहीं है। हुँ, हर किसी के अंदर वो टैलेंट नहीं होता है कि आपने बस वीडियो देख लिया और आप अंदर से मोटिवेट हो गए कि अब मेरे को यही करना है, बहुत पैसा। सच्चाई नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। हुँ, मेरे को 6-7 साल हो गए हैं काम करते हुए। आज भी कई बार ऐसी चीजें हो जाती है इंसिडेंट की, घबरा जाते हैं हम कि कैसे होगा अब आगे। हुँ, तो ये तो बेसिक सा है कि वीडियोस में सारी सच्चाई नहीं होती है, 70-80% है। बाकी जो रियलिटी है वो सामने होती है, जो आपको सामने से फेस करना पड़ सकता है। अच्छा मैम आज कोई किसी के पास 10,000 रुपीज़ हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, तो हम्म। आपकी उसके लिए क्या राय होगी? कर किस तरीके सकते से हो, वो ये बिज़नेस स्टार्ट करेगा और कर सकते क्या-क्या हो, चीज़ें कर सकता है? कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। हुँ, आप सोच रहे हो कि जो रिक्वायरमेंट की चीजें, नेसेसिटीज हैं एक मेकअप स्टार्ट करने के लिए या हेयर स्टाइलिंग, वो आप एक लिमिट के अंदर के प्रोडक्ट्स लो, बहुत बड़ी ब्रांड्स में मत जाओ। ऐसा सोचो कि बस आपका हाथ चलता रहे, आप प्रैक्टिस करते रहो। और कई बार ऐसा होता है कि ऑब्वियसली आपको बहुत हाई एंड वाले क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं, हुँ, लेकिन एक जो बजट के अंदर काम करवाना चाहते हैं या उनको उनके बजट का ही सर्टेन चीजें चाहिए होती है, तो आप वो कर सकते हो। मतलब ये होगा कि आपकी डेडिकेशन जो आपके अंदर है या आप जो चीजें करना चाह रहे हो, उससे कोई रोक नहीं सकता है आपको। हुँ। वो 10,000 भी बहुत काम की चीज है, बस सही आपको कोई एक तरीके से काउंसलिंग करने वाला होना चाहिए कि कहाँ यूटिलाइज करें। मैम कुछ चीज़ें बताइए जो 10,000 रुपीज़ में कोई भी आता है और उसको लेके कर सकता है मेकअप? हाँ, जैसे आपके मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, आप बेसिक ब्रांड में फाउंडेशन ले सकते हो, हुँ, कोई ऐसी पैलेट ले सकते हो, आई शेडो पैलेट, हुँ, जिसमें मोस्टली सारे शेड्स हों। जैसे शुगर कॉस्मेटिक की आती है एक ब्लश, कॉन्टूर एंड हाइलाइट की पैलेट, आप वो ले सकते हो। हुँ, बेसिक ब्रांड का काजल ले लीजिए, लाइनर ले लीजिए, और हेयर स्टाइलिंग के लिए आप कोई मशीन ले सकते हैं जो आपको एक बजट के अंदर मिले, तो 10,000 इनफ होता है। हुँ। मैं वो इस अभी भी इसको स्टार्ट हाँ, करने बस हुँ, 10,000 आप कर सकते हो, कोई हुँ, खराबी नहीं है। हुँ, फिर उससे जो आप बिजनेस जनरेट करोगे ना, हुँ। उसके बाद आप लाखों की वैनिटी बना सकते हो। अच्छा मैम आपने इतना बड़ा बिज़नेस ग्रो कर दिया, अगर आज ये ज़ीरो पे आ जाता है तो आप इसको दोबारा कैसे स्टार्ट करेंगे? एक बार आ भी गया था। हुँ, हुँ, हो गया था ऐसा कि सीन अभी जब मैंने नया-नया ओपन किया था 2024 में, हुँ, अगस्त के टाइम पे, तो मैंने बहुत छोटा सेटअप
छोटी सी बिल्कुल शॉप जहाँ पे 3 सिटिंग हमने बनाई हुई थी और एक हेड वॉश चेयर था और एक सेटी थी जो कि अभी भी मेरे नए स्टूडियो में है। तो उसमें हमने पूरा पैसा लगाया, उतनी छोटी शॉप में भी काफी पैसा लग गया था, क्योंकि आपको पता है सिर्फ मेकअप से नहीं होगा, ब्यूटी सर्विसेज भी रखनी पड़ती है। तो उसको लगभग 1 साल होने वाला था, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने स्पेस भी कम पड़ रहा था, इतने ज्यादा कस्टमर्स है हमारे, 400 प्लस तब थे, अब तो 600-700 प्लस हमारे कस्टमर्स हैं स्टूडियो में। तो नए को खोलने की जरूरत पड़ गई, स्पेस की प्रॉब्लम, बहुत सी चीजें थी, तो उससे डबल लग गया और पैसा 1 साल के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इंडस्ट्री ऐसी है, बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं कि आप कभी भी जीरो में आ सकते हो एकदम, तो प्रिपेयर रखना पड़ेगा भाई, सेविंग्स रखो और क्या वही काम आएंगी। नहीं, उसको दोबारा से स्टार्ट करने के लिए फेस जरूरी है आपका? हाँ, मेरे को एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, इसमें ऐड करना चाहूंगी, जो मैंने अपनी जर्नी बताई थी प्रेगनेंसी की, उस समय पे मैं 0 लेवल पे ही आ गई थी, क्योंकि मेंटली इतना डिप्रेस्ड फील कर रही थी, इतना स्ट्रेस्ड आउट कि मैं बहुत सारे सिटीज में रही, आई टोल्ड यू कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में वृंदावन में थी। अच्छा। तो उस समय पे मैं, जब तक मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट थी, 5-6 मंथ तो मैनेज कर रही थी, क्योंकि इतना बड़ा बेबी बम्प नहीं होता है आपका, तो 6 मंथ से बढ़ने लगता है तो आप मूवमेंट नहीं कर सकते हो, पैर में स्वेलिंग होती है, फिर बेबी होने के 6 महीने तक तो आप वैसे ही इतने ज्यादा उसमें रहते हो कि पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत सारे सिम्टम्स भी होता है। तो मेरे को बुकिंग्स आना स्टार्ट हो गए थे, मैं गुड़गांव में आ गई थी फिर, तो मुझे समझ नहीं आता था कि अब कैसे होगा, अब मैं 0 हो चुकी हूँ, मेरे से नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है मैं कर ही नहीं सकती। लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो इतने ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, और उन्होंने मुझे भी किया कि मैंने गुड़गांव में अपने फ्लैट में भी बहुत सारे शूट्स किए। अच्छा, और उसके बाद गुड़गांव में, और उसके बाद मुझे कंटिन्यूसली बहुत सारी बुकिंग्स आने लग गई। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि अगर आपके अंदर डेडिकेशन है काम करने का तो आप कर सकते हैं, आपको ना रास्ते खुद मिलेंगे, खुद मिल जाएंगे, सोचना सोचना पड़ेगा, रात को नींद नहीं आएगी बहुत दिनों तक, वो मेरे को अभी भी होता है। मैम, एक कुछ क्लाइंट्स के शॉकिंग वो बताइए कि किस तरीके से क्लाइंट आपके पास आते हैं और आपको शॉकिंग लग जाता है एकदम देख के कि भाई ये क्लाइंट ही था या? बहुत बार हुआ है ऐसे, बहुत बार, इवन जब मेरा छोटा स्टूडियो था तब भी, फ्रीलांसिंग करती थी तब भी, और अभी भी क्लाइंट्स आते हैं और वो ये नहीं पूछते हैं कि मेकअप का टाइप क्या है या प्रोडक्ट आप क्या यूज करो, कितने में कर दोगे। अच्छा, और जैसे ही बताओ ना, वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखते, डोर बस। तो इतने पैसे बता देती हैं आप? तो नहीं, इतने नहीं होते यार, बेसिक से 2500-3000 से आप बेसिक पार्टी मेकअप दे रहे हो, तो ये तो बहुत ही बेसिक है, जिसमें आप सब कुछ दे रहे हो। मेरे स्टूडियो में हम 3000 रुपीज में हाई डेफिनेशन मेकअप देते हैं, बेसिकली हाई डेफिनेशन प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, जितने प्रीमियम क्वालिटी के रहते हैं। इसमें आप मेकअप भी दे रहे हो, आप हेयर स्टाइलिंग भी दे रहे हो, हेयर एक्सेसरीज में फ्रेश फ्लावर्स भी लगा रहे हो, लैशेस दे रहे हो, आप ड्रेपिंग कर रहे हो, नेल पॉलिश लगानी है तो मेरे स्टाफ वो भी लगा देते हैं। तो आप तो इससे ज्यादा ये क्या मेकअप चाहते में हो? इंक्लूड नहीं होता है नेल पॉलिश? ये सब कुछ 3000 में हम एक साइडर को मेकअप दे रहे हैं, which is अच्छा। I guess which is very good enough कि आपको एक पिन भी नहीं लगानी, यू नो, एक सेफ्टी पिन भी लेके नहीं आनी, वो हमारा अच्छा। स्टाफ हेल्प कर रहा है, 3-3 लोग आपके पीछे लगे। मतलब आओ फेस लेके और रेडी होके चले। यस। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा अमाउंट है कि आप एक बार बात भी नहीं कर सकते और आप सीधा डोर बंद करके, सामने तो 1000 रुपए में हो जाता है, सामने तो 500 रुपए में रहता है। अच्छा। तो सॉरी बट क्वालिटी मैटर्स, आपका फेस जो है वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अच्छे प्रोडक्ट्स लगाना बहुत जरूरी है फेस में, वरना दिक्कत हो सकती है। अच्छा मैम, इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मिथ क्या है जो आपको अभी तक लगा हो? कि सबको लगता है कि मेकअप होगा और मेकअप दिखेगा नहीं। अच्छा, नहीं दिखना तो है। दिखेगा वो मेकअप क्या, मैंने भी किया है अभी, मेरे एक्नेस है थोड़े से, तो मुझे ऐसा लगता है ये सच्चाई नहीं है। और मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो ऐसी वीडियो और फोटो भेजते हैं कि ऐसा बना दो। हाँ, उनके फीचर ही नहीं होते हैं वैसे, तो हाँ, कैसे कर देंगे? कैसे? कैसे भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आप उनका शेप देखो फेस का, और आप अपना देखो, या आप अपने फीचर्स देखो। मैं सॉरी बट मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, बट दिस इज द रियलिटी कि फीचर्स भी मैटर करते हैं। आपके फीचर कैटरीना कैफ वाले नहीं है, लेकिन आपको कैटरीना कैफ का वो ब्राइडल वाला लुक चाहिए, तो दैट वुड बी पॉसिबल। हाँ, अगर आप बेस कह रहे हो तो वो बेस कर सकते हैं। बेस मतलब फाउंडेशन की लेयरिंग, या आपको कितना ब्लश चाहिए, आपको कितना हाइलाइटर चाहिए, तो वो सब एक डिस्कशन के बाद हो सकता है। लेकिन एग्जैक्टली वैसा हेयर स्टाइल या मेकअप होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं। यही हमने, जब हमारे सामने पहले आपसे क्लाइंट आए थे जिम वाले, तो हमने उनसे पूछा था कि लोग कहते हैं कि मेरी बॉडी सलमान खान जैसी बना दो या आमिर खान जैसी बना दो, तो कहते हैं जब आपका उस टाइप की बॉडी का शेप ही नहीं है तो हम उस तरीके से कैसे ट्रांसफॉर्म कर देंगे? नॉट पॉसिबल, प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ेगा फिर तो। मुझे तो यही लगता है, बट टचवुड सारे क्लाइंट ऐसे नहीं होते हैं। 100 में से कहूँ तो 2 होंगे या 3 होंगे जो इतने टैंट्रम्स दिखाते हैं या परेशान करते हैं, क्योंकि हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं।
हम भी आपके लिए बुकड होके आ रहे हैं या आपको स्टूडियो में बुला रहे हैं तो अपना सारा काम छोड़कर आपको सुंदर दिखाने के लिए। आप सुंदर दिखोगे तो मेरी भी तारीफ होगी। सही। मैम आज के टाइम पे इस जैसे आपने ये सारी कंडीशंस बताई, आपने कभी किसी क्लाइंट को मना किया है मेकअप करने से? हाँ, किया है, बहुत बार ऐसा हो जाता है। अभी रिसेंटली हुआ था फरवरी में, मुझे शादी में जाना था और मैं पिछले 1-2 साल से शादी में रेडी होके नहीं जा पा रही थी। तो सामने से मैंने 2 क्लाइंट्स को मना कर दिया, प्लीज़ आई एम रियली सॉरी बट नहीं हो पाया। उन्होंने कहा मैम देख लीजिए आप, बस थोड़ी देर की बात है। बट मैंने उनको सीधा बोला एक्चुअली मैं बहुत टाइम बाद कहीं जा रही हूँ इन्विटेशन में तो नहीं हो सकता। तो करना पड़ता है और कई बार ऐसा होता है कि कोई अगर जानबूझ के इरिटेट कर रहा है, बुकिंग ना करने के लिए आया, वो टाइम पास करने आया तो उन्हें टाटा बाय-बाय कहना पड़ता है, प्लीज़ आप जाओ। पूरा दिन खराब हो जाता है। उनको रेडी करने के लिए सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे अलावा 2 लोग और होंगे। पूरा दिन लगेगा, पूरी मेहनत लगेगी, प्रोडक्ट लगेंगे। मेरा एसी चल रहा है मेरे स्टूडियो में, फैन चल रहा है, पूरा फॉल सीलिंग का लाइट चल रहा है। पूरा आपको टाइम दे रहे हैं। तो थोड़ा-सा तो आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा सामने से। नहीं कर सकते तो फिर टाटा बाय-बाय। अच्छा, सोनिया पांडे जी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? मेरी मदर इन लॉ, बुरा मत मानना बाकी लोग, मेरे पेरेंट्स भी बहुत अच्छे, मेरा एक भाई है बड़ा, वो भी बहुत अच्छा है, मेरी भाभी भी। बट सच में बोलूँ जो मेरी स्ट्रेंथ है वो मेरी मदर इन लॉ है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम चांस मिलता है किसी को। कभी भी वो मुझसे कोई कंप्लेन नहीं करती हैं। वो सारी चीज़ें मतलब आप समझ लो कि आज के टाइम पे आपको 3 टाइम का खाना दे रही है कोई मदर इन लॉ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। बट मैं अभी भी आपके पॉडकास्ट में आई हूँ तो घर जाके लंच रेडी होगा और मेरे बेटे को भी देख लेती हूँ, अपना भी, उनकी अपनी चीज़ें भी होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो मुझे लगता है मैं इतनी ग्रोथ में हूँ और टचवुड मैं आगे बहुत अच्छा करूँगी आप सभी के प्यार से। तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। अच्छा मैम, 1-2 मिथ हमें पता चला था क्योंकि हम जब कोई पॉडकास्ट बनाते हैं तो हम उससे पहले कुछ ऑडियंस के क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो ब्यूटी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा झूठ क्या है? कि आप मेकअप करते ही चेंज हो जाओगे। अच्छा। और बिल्कुल एनहेंस्ड दिखोगे या बिल्कुल अलग दिखोगे और आपसे खूबसूरत कोई नहीं दिखने वाला है आपसे ज्यादा, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप मेकअप करोगे, वो डिपेंड भी करता है कि आपका खुद का रूटीन कैसा है, स्किन केयर कैसा है और क्या चीजों का आप खुद भी ख्याल रखते हो। तो एक बार के मेकअप से आपके ऊपर चमत्कार हो जाएगा, ये तो नहीं होने वाला है। खुद का सीटीएम रूटीन अच्छा होना चाहिए, खुद का स्किन केयर बहुत अच्छा रखना है आप लोगों को। अच्छा मैम, एक और था कि सिर्फ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से ही अच्छा मेकअप हो सकता है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। अच्छा मेकअप तो हो सकता है, लेकिन आप जो बेसिक प्रोडक्ट से करोगे ना, वो लंबे समय तक नहीं चलता, लंबे घंटों के लिए नहीं चलता है, वो फेड हो जाता है या कई बार वो ऑक्सीडाइज भी हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं ये कहूंगी कि हाँ, आप अफोर्डेबल में जा सकते हो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए काम करना चाहते हो तो आपको थोड़ा अपने बजट से बाहर निकलना पड़ेगा। थोड़े अच्छे ब्रांड्स लेने पड़ेंगे, प्रीमियम क्वालिटी, जिससे आप लॉन्ग स्टे तक ऐसा मेकअप कर सको जो लंबे समय के लिए चले। कि ब्राइड रो रही है या बाय बाय विदाई कर रही है तो तब भी बढ़िया है उसका मेकअप। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट तो जरूरी है। मैम, इतनी सारी बातें हुई और बहुत सारी चीजें जानने को भी मिली आपकी। ये बताइए मैम, सक्सेस का असली मतलब क्या है? नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। मेरे बहुत सारे अभी गोल्स हैं, बचे 30-40% ही मैंने किया है। बहुत सारी चीजें, इवन मेरी एक छोटी चीज मैं खुद के लिए खुद ही करती हूँ। कर सकते हैं बाकी लोग फैमिली में, मेरे हस्बैंड कर सकते हैं, मेरे इन-लॉज, मेरे पेरेंट्स, मगर मैं खुद ही अपनी चीज एक छोटी मतलब एक छोटी-छोटी चीजें मैं अपने लिए खुद लेती हूँ। खुद सारा पैसा अपने ऊपर लगाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी है, डेडिकेशन रखोगे आप और अपने लिए सब चीजें खुद करो। इंतजार मत करो कि कोई करने वाला है सामने से। खुद ही करना पड़ेगा जी। खुद करना पड़ेगा। कोई इंसान इस फील्ड में आता है, आने के बाद उसे लगता है कि मैं आते ही जो है 1-2 महीने में मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊंगा। इसमें कितना लंबा समय लगता है? ये आप ऑडियंस को थोड़ा सा बताइए। कितना भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितने फोकस्ड हो। दूसरी चीज, क्या सच में आप वो पूरा अपना डेडिकेशन दे रहे हो जितनी की जरूरत थी? क्योंकि ना बहुत बार ऐसा होता है, लोग 10-10 हजार के शूट्स करवा ले रहे हैं, लहंगा ले रहे हैं, ज्वेलरी ले रहे हैं, रेंट पे, मॉडल को पैसे दे रहे हैं, एक बढ़िया फोटोग्राफर बुला रहे हो, सारा शूट हो रहा है और इंस्टाग्राम में पेज आपका रेडी हो गया है। बट एक्चुअल रियलिटी क्या होती है ना, रियलिटी तब आती है सामने से जब ऑडियंस को पता है कि आप सिर्फ शूट्स ही कर रहे हो, आपके पास क्लाइंट ही नहीं है। क्योंकि आप शूट तो कर रहे हो, बैकग्राउंड में आप बहुत अच्छा कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको बोलना नहीं आता। मैं वही चीज कह रही हूँ कि बातचीत करना बहुत जरूरी है। कि आपको ना जाके अपनी पब्लिसिटी खुद ही करनी पड़ेगी। खुद को सोशल मीडिया में प्रमोट करने के अलावा आपको न्यूज़पेपर में, पैम्पलेट्स में, अपने रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में, सबको बताना पड़ेगा
शर्माने वाली बात नहीं है इसमें कि मैं आर्टिस्ट हूँ यार, बताना कोई बुकिंग होगी। तो मैं भी शुरुआत में ही करती थी। मैंने अपनी बहुत सी कजन्स को बहुत रेडी किया है, मैंने अपनी मेकअप मदर के को लिए। किया है। हाँ, हाँ। मैंने खुद ही रेडी किया है लोगों को, और मैं खुद भी रेडी हो गया। आपको खुद भी थोड़ा सा लग रहा हो। थोड़ा सा अपनी फिजिकली प्रेजेंटेबल रहना पड़ेगा आपको, बहुत जरूरी है। अगर आप खुद ही अच्छे से प्रेजेंटेबल नहीं हो तो फिर आप कैसे दूसरे को कॉन्फिडेंस में ला पाओगे। तो मेरे लिए मानना है कि मेहनत के साथ साथ आपको फोकस रहना पड़ेगा, और आपको पता होना चाहिए कि आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है। कुछ तो गोल बनाइए, एक गोल होना चाहिए। आप ऐसा भी नहीं कि रोज रोज शूट कर रहे हो आप, या आपने एक मॉडल पकड़ ली है, आप उसी को कटाएगा, या आप अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हो अपने सोशल मीडिया पेज पे। जितना आपको आता है एटलीस्ट करो तो सही, लेकिन खुल के बाहर आओ। सिर्फ एक अंदर ही बस छुप के रह के और आप सोच रहे हो कि अपना काम दिखाओगे तो नहीं होगा। लोग आपको भी देखना चाहते हैं, आप बोल सकते हो कि नहीं, आप कन्विंस कर पा रहे हो कि नहीं सामने क्लाइंट को, क्योंकि बिजनेस यही है, जब तक आप बोलोगे नहीं आपके पास पैसा नहीं आएगा। तो मेहनत इसमें भी है, बोलना बहुत जरूरी है। सिर्फ फोन के पीछे या कैमरे के पीछे से नहीं होगा, सामने आपको आना पड़ेगा। खुद को भी रेडी करो, खुद को भी दिखाओ आप दुनिया को, बहुत जरूरी है। मैम हल्द्वानी के क्लाइंट्स आपको कैसे लगते हैं? क्योंकि यार आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया अभी तो आपने। देखो, हल्द्वानी के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी, बट 3-4 बार मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रह चुका है। मोस्टली वो लोग कैसे रहे ना, जो हल्द्वानी के हैं या पहाड़ों से हमारे, लेकिन वो दिल्ली में जाके या नोएडा हरियाणा में जाके बस गए। बहुत धमकाते हैं लोग। मतलब मेरा इतना डरावना एक्सपीरियंस रहा है ना, मतलब मैं डरती वरती किसी से नहीं हूँ। मैं आपको बताऊं, आई एम वेरी फ्रैंक टू यू, मैं बहुत चिल्ड पर्सन भी हूँ, और मैं सामने फेस टू फेस बोलती हूँ। ये लोग ना बहुत धमकाते हैं, अपना काम निकालते हैं। हल्द्वानी के लोग? हाँ, हल्द्वानी के लोग जो दिल्ली में रहते हैं, मैं नाम ही नहीं बोलूंगी, वो बाई चांस मेरी वीडियो देख रहे होंगे, समझ जाएंगे हमारी बात कर रहे हैं। 3-4 लेडीज आए थे, उन्होंने बुक किया, और इवन बुक करने से पहले उन्होंने सामने से भी देखा जब मैं किसी का मेकअप कर रही थी, पार्टी मेकअप, मतलब वो किसी की वेडिंग में गेस्ट थे। तो वो तीनों चारों लोग रेडी हुए, फिर आपस में बातें करी उन्होंने। जैसे ही मेरी स्टाफ ने बोला मैम पेमेंट क्लियर कर दो, मैं 4th पर्सन को रेडी कर रही थी, तो उन्होंने आपस में इशारा किया और बोला वी आर नॉट सेटिस्फाइड। अच्छा, मतलब सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मतलब 3 का मेकअप हो चुका है और हाँ, आप सेटिस्फाइड नहीं हो पेमेंट लेने के बारे में। हाँ, हमें ये पसंद नहीं आया, हमें वो पसंद नहीं आया। तो मेरे स्टाफ ने बोला आइए हम ठीक कर देते हैं। मेरे उस दिन 4 से 5 लोग स्टाफ में थे जो असिस्ट कर रहे थे सभी को, और उन 3-4 लोगों की वजह से हम लेट भी हुए। बाकी लोगों का अपॉइंटमेंट डिले हो गया, वो लोग लेट आए 1 घंटा। पेमेंट की बारी आई, वो पलट गए, वी आर नॉट सेटिस्फाइड। मैंने कहा कहाँ पे नहीं हो आप सेटिस्फाइड? मैम ठीक तो करते हैं बहुत सारे मैंने बोला मैं सब ठीक कर देती हूँ, आओ आप बैठो। नहीं हमें अच्छा नहीं लगा। दिल्ली में ऐसा ही होता है, पैसे नहीं देते हैं हम अगर हमें पसंद नहीं आया। और ये दिल्ली का बहुत डराते हैं नाम ले लेके। कुछ नहीं है दिल्ली में, एक्चुअल में रियलिटी की, अगर आप शांति से पैसे नहीं दे रहे हो तो आपका वीडियो भी बनाएंगे, आपको वायरल भी करेंगे, और आपका मुंह भी धुला देंगे, वो पूरा पोछेंगे मुंह पूरा, और हेयर ओपन कर देंगे। मगर वो लोग को क्या लगता है कि हल्द्वानी छोटी सिटी है, यहाँ हम डरा लेंगे किसी को भी। तो मुझसे बहुत बदतमीजी की उन्होंने, और वो लोग पता 40 से ऊपर के थे लोग। अच्छा, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उन लोगों की, लेकिन फिर भी, और फिर बहुत सारी बातें, मेरा स्टाफ तो रोने लग गया कि मैम ऐसे मत करो, पैसे दे दीजिए, मेरी सैलरी से कट हो जाएगा। मेरी स्टाफ ने कहा ऐसा मत करो मैम। बहुत मुश्किल से पैसे दिए उन्होंने, मैंने उनको काफी रिक्वेस्ट की, बट वो बदतमीजी पे उतरा है उन्होंने। तो मेरे को भी कहना पड़ा मैं शटर नीचे कर दूंगी, अंदर ही रखूंगी आपको। अच्छा, जाने मतलब नहीं दूंगी। आपने भी धमकाया? मैंने सीधा बोला आप पैसे दो, हमने काम किया, वरना फेस धुला देते हैं, आओ क्लिनजिंग कर देते हैं फेस में, सारा मेकअप। नहीं क्यों करोगे? अगर आपको पसंद वो नहीं आ रहा ट्रिक तो थी, ठीक कर देते। वो होता रहता है बहुत सी चीजें। तो थोड़े से, हल्द्वानी का नाम नहीं बोलूंगी, बट जो लोग अपने ही हैं कि आप पहाड़ी लोग, थोड़ा सा तो समझो। हम भी मेहनत कर रहे हैं, वो लड़कियां भी मेहनत कर रही हैं जो मेरे स्टाफ में। तो ऐसा मत करो, कोई चीज पसंद नहीं आ रही तो ड्यूरिंग द प्रोसेस बोलो। आप फाइनल लुक भी हो गया तब भी बोल लो। सब कुछ हो गया और आप मस्त रेडी बैठे हो कि कोई पिक करने आ रहा है, वैसे ही आप बोलते हो पेमेंट के टाइम सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये गलत है। फैमिली को मैम अगर आप एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो वो क्या होगा? एक परफेक्ट फैमिली मेरी तरह। मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी और सब कुछ मेरी मदर इन लॉ। तो मैं अगेन बोलूंगी टचवुड, मुझे बहुत अच्छी मदर इन लॉ मिल रही है, तो मेरी फैमिली में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लिए वही है, सब कुछ वही है। ऑब्वियसली मेरा बेटा भी है, मेरे हस्बैंड भी है, बाकी लोग भी हैं, मतलब जहाँ से लेकिन अगर मेरे को सपोर्ट ही नहीं मिलता तो बाकी चीजें मैं कैसे मैनेज कर पाती। हल्द्वानी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करिए, कैसी लगती है? बहुत सुंदर जगह है, सक्सेसफुल हुई हूँ मैं यहाँ पे। मैंने अपनी जो नई जर्नी सब कुछ छोड़ के मैं एक ही जगह सेटल डाउन हुई हूँ अब। तो बहुत कुछ दिया है हल्द्वानी ने। मुझे लगता है कि आप लेफ्ट जाओगे तो पहाड़ आ जाएंगे, राइट जाओगे तो आप दिल्ली पहुंच जाओगे प्लेन्स में, और बीच में सुंदर सा हल्द्वानी, सब कुछ है यार, कुछ कोई भी चीज की कमी नहीं है।
लोग पता नहीं क्यों भाग-दौड़ कर रहे हैं। कई बार किसी के कुछ और गोल्स हो सकते हैं, जो लेकिन यहाँ नहीं हो सकते भी। हाँ, वो बहुत बार हो जाता है। हुँ, कुछ ऐसी जॉब्स नहीं है यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती हैं, हुँ, तो लोग बाहर जाते हैं। लेकिन 60-70% सारी चीज़ें हैं यहाँ, जो आपको एक लाइफ चलाने के लिए नेसेसिटीज़ के लिए चाहिए होती हैं। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा हल्द्वानी, और मैं अपने खुद के पेरेंट्स के घर से ज़्यादा हल्द्वानी में रहना पसंद करती हूँ, हुँ। अपने घर में। और हल्द्वानी वालों को बहुत सारा प्यार। दोस्तों, आज का ये एपिसोड मुझे नहीं लगता सिर्फ मेकअप के बारे में जाना हमने। आज हमने मैम से इस इंडस्ट्री के बारे में तो कई सारी चीज़ें जानी, लेकिन जाना कि इस इंडस्ट्री में आने के लिए मेहनत कितनी लगती है। किस तरीके से क्लाइंट को हैंडल करा जाता है, कैसे उनका मेकअप करा जाता है, और मैम ने कई सारे केस इसमें ऐसे बताए जिसमें उनको खुद धमकाया और डराया गया। तो लेकिन मैम ने उसको किस तरीके से हैंडल करा, ये आप इस एपिसोड में देखेंगे। दोस्तों, इस एपिसोड को शेयर ज़रूर करिएगा उन लोगों के साथ जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और अपने इसका करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैम ने इसमें कई सारी चीज़ें बताई कि आप एक छोटे से अमाउंट में भी इस फील्ड में अपना करियर कैसे बना सकते हैं। ये है टॉक विद सेंस। इसी तरीके का एपिसोड हम लाते रहेंगे। अगर आपको इस सेशन का कोई पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। गुड नाइट।